नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में समय समय पर विभिन्न खेलों पर चर्चा करते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग खेल और उसकी चुनौतियों के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी दो बेहद ही खास मेहमान, अदिति भट्ट जो कि एक नेशनल प्लेयर है उत्तराखंड से, और साथ में है कोच दुर्गा थापा जी जो कि एक NIS की फर्स्ट विमेन कोच है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। जी दुर्गा थापा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप कोच तक के सफ़र को थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताएं। एक्चुअली जब मैं स्टार्ट किया मैंने 2000 में बॉक्सिंग खेलना, उससे पहले मैं एथलेटिक्स करती थी। फिर हमारे कोच थे पदम बहादुर मल सर, उन्होंने मुझे देखा कि एथलेटिक्स बहुत अच्छा करती है बोल के, तो फर्स्ट जब इंडिया में बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप बॉक्सिंग करो। तो मुझे लगा बॉक्सिंग, क्योंकि वहाँ उस समय सारे बॉयज़ थे, कोई भी गर्ल्स नहीं थी। तो मैंने सर को बोला, सर मैं कैसे बॉक्सिंग करूँगी ना, इतने सारे बॉयज़ से गर्ल्स बॉक्सिंग में कैसे। तो सर ने बोला कुछ नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है गर्ल्स का, तो आप खेलने आओ। फिर मैंने सोचा, मैं घर गई मम्मी से बात करा, मैंने कहा मम्मी बॉक्सिंग करूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बॉक्सिंग ये तो लड़कों का गेम है कि तुम कैसे खेलोगी। तो मैंने कहा जब लड़के कर सकते हैं हम लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने मम्मी को बिना बताए मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर लिया। अब उसमें सारे बॉयज सब लड़कों देखते थे लड़की बॉक्सिंग में आई, लड़की बॉक्सिंग में, तो मुझे थोड़ा सा उस समय हेजिटेशन लगा। फिर हमारे पे आर्मी टीम थी, मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करती थी, छुप छुप के प्रैक्टिस करती थी। सर मुझे बुलाते ठीक है प्रैक्टिस करो कहते थे। फिर टूर्नामेंट हुआ, फर्स्ट नेशनल हुआ हमारे चेन्नई में 2001 में। फिर मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे मैंने देखा, मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया, उससे पहले लड़कियाँ लोग गर्ल्स लोग आ गई थी बॉक्सिंग में। तो मैंने वहाँ पे देखा एक से एक लड़कियाँ जो खेल रही है, हमारी मेरी कॉम वगैरह, सुशीला, सरिता जो वर्ल्ड चैंपियन है, एशियन मेडलिस्ट है, उन सब से मिली मैं। और मेरा परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत अच्छा था और मैं सेमी क्वार्टर फाइनल तक पहुँची। तो वहाँ पे जो सिलेक्टर आके थे, चीफ कोच जो वहाँ पे इंडिया टीम के सिलेक्शन करने आते हैं, उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि मैं एथलेटिक्स में ऑलरेडी थी, मेरा इंटूरेंस, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी मतलब कि स्टेमिना वगैरह देखे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इंडिया टीम के लिए कि इस लड़की में कुछ तो है, इसको लो। मुझे उन्होंने इंडिया टीम में सेलेक्ट किया। तो मुझे भी हैरान था कि मैं सेलेक्ट हुई है। यूपी टीम से, हमसे यूपी टीम था, तो यूपी टीम से हम 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो मैं इंडिया टीम में गई, वहाँ मेरी कॉम, हम सब एक साथ थे। तो फिर मैंने अपनी स्टार्ट कैरियर शुरू किया बॉक्सिंग में। जी अदिति, आप इस समय स्कूल में पढ़ रही हैं, तो स्कूल में पढ़ने के दौरान आप कैसे नेशनल रिप्रेजेंट कर लिया, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका जन्म, आप कैसे इस खेल से जुड़ी और नेशनल प्लेयर तक के सफ़र को। सर मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मैं APS स्कूल में पढ़ती हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में। मेरा बैकग्राउंड आर्मी का ही रहा है और मेरे पापा हमेशा से यही चीज़ सपोर्ट करते हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं। तो स्कूल में मैं बास्केटबॉल वगैरह खेला करती थी, स्पोर्ट्स डे वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट करा था। उसमें जैसे मैम के कोच ने मैम को पहचाना, वैसे मैम ने भी मुझे देखा वहाँ पे दौड़ते हुए, भागते हुए कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने स्पोर्ट्स को लेकर। तो मैम ने मुझे बॉक्सिंग में आने के लिए इनकरेज करा। मैम को मतलब मुझ में कुछ दिखाई होगा, इसीलिए मैम ने मुझे बोला कि बॉक्सिंग एक बार ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे मैम अपने घर में पूछा, वैसे ही मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने तो स्टार्टिंग में मुझे मना कर दिया था कि नहीं करके, कि वही कि लड़कों का गेम है, लड़कियां कैसे करेंगी। लेकिन पापा भी मेरे यूनिट में हमेशा अपनी पलटन की तरफ से बॉक्सिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि हाँ कर सकती है बोल के। तो पापा ने मैम से ये बात करी कि कैसा रहेगा इसका आगे। तो मैम ने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ अच्छा कर सकती है। तो इसीलिए फिर मैं इसमें एंट्री करा मैंने। फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। डिस्ट्रिक्ट में मेरी अपोनेंट जो थी वो बहुत लंबी थी मुझसे, उससे मैं पहले बहुत डरी हुई थी कि मतलब मैं उससे कैसे खेलूंगी, कैसे फेस करूंगी। बट वो डर रिंग से पहले ही रहता है, जब रिंग में चढ़ जाते हैं उसके बाद वो चीज़ नहीं रहती है। तो उसके बाद जब मैंने ये सब स्टार्ट किया, उसके बाद मैं स्टेट पहुंची, वैसे ही मैं नेशनल पहुंची। नेशनल में भी मैंने एक बाउट खेली, उसमें मैंने RSC दी, उसमें मैं जीती। उसके बाद मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट हुई जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसमें मैं हार गई थी। पर मुझे उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, आगे मोटिवेशन मिली कि मैं आगे भी कर सकती हूँ और अच्छा कर सकती हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग अभी चल रही है, अभी आगे और मैं करूँगी। जी दुर्गा थापा जी, सबसे पहले बॉक्सिंग के बारे में हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, जैसे कि हम सब जानते हैं, रिंग में खेला जाता है। इसके अलावा और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व रहता है बॉक्सिंग खेलते वक्त? सर बॉक्सिंग में तो मुझे लगता है कॉम्बैट गेम के साथ साथ मतलब एक बॉक्सिंग ऐसा गेम है जिससे हम कहते हैं ना, हमारे जितनी भी मतलब कि चाहे वो इंडोरेंस हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब पूरा जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना आपके अंदर, तो आप बॉक्सर नहीं बन सकते।
मतलब बॉक्सिंग के लिए आपके अंदर हर एक वो क्वालिटी होना चाहिए जो आपको आगे लेके जाए। बिल्कुल। क्योंकि कॉम्बैट गेम में मारना और मार खाना है, तो इसके लिए हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि आप मार भी सको और मार खा भी सको। तो आपने जैसे बताया कि मारना और मार करना, स्ट्राइकिंग और पंचिंग जिसे हम कहते हैं, और डिफेंस साथ में, डिफेंस काउंटर, तो इसके लिए किस तरह की टेक्निक से स्किल सेट की जरूरत पड़ती है, खासकर एज अ कोच के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह के आप बच्चों के अंदर वो चीज़ें डेवलप करते हैं कि वो पंचिंग उनकी स्ट्रांग हो, स्ट्राइकिंग स्ट्रांग हो और डिफेंस भी डेवलप हो सके, इसके बारे में थोड़ा मैं बताएं। जो हम लोग तो एज अ कोच हम बच्चों को हर एक चीज़, हर एक टेक्निक सिखाते हैं। क्योंकि आप रिंग के ऊपर, जैसे अदिति ने बताया कि मेरी ओपोनेंट बहुत बड़ी थी, तो मैंने अदिति को पहले समझाया, देखो ओपोनेंट बड़ी है, आपको कैसे खेलना है ना, आपको ज़्यादा क्या आप अग्रेसिव होकर खेलना है या आपको स्लो होकर खेलना है, आपको अपने ओपोनेंट का गेम देखना है वो कैसे खेलती है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं ओपोनेंट को, मान लो इसकी ओपोनेंट लंबी है तो हम पहले करते हैं लंबी है तो ये ऐसा खेलेगी, अटैकिंग पीछे हटते हुए खेलेगी, तो आप छोटे हो तो आपको अंदर घुस के मारना है, उसको अंदर अटैक करना है, उसकी रीच ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि उसकी रेंज लंबी होगी, तो आप जब जाओगे अटैक करने तो वो आपको रेंज से जाएगी, तो आपने गार्ड लेके डिफेंस करते हुए अंदर जाना है और उसको अटैक करना है, और कोशिश करोगे पहला अटैक आप करो, क्योंकि उसने अटैक किया तो आपको अंदर घुसने देगी, तो आप अटैक पहले लेके जाओ। तो हमारी स्ट्रेटजी पहले से होती है ओपोनेंट को देख के। जी, तो आपने बताया अदिति कि फैमिली सपोर्ट एक शुरुआती दौर होता है जहाँ से कि स्पोर्ट्स का एक इंटरेस्ट या बच्चा जो भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू करता था, उस सपोर्ट की कितनी महत्वता आप समझती हैं कि कितना ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट, खास करके किसी स्पोर्ट को फॉलो अगर जब आप करते हैं? सर फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा ही हर स्पोर्ट में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्पोर्ट खेलना है तो हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा घर से, और जब तक हमें अपने पेरेंट्स से अलाउ नहीं करेंगे कि तुम जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, क्योंकि सपोर्ट तो एट लास्ट फैसिलिटीज़ तो हमें वही प्रोवाइड करेंगे ना, कहीं पे भी जाना है, कहाँ कैसे जाना है, तो वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी उससे रिजल्ट आने की संभावना, उससे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। तो दुर्गा मैम की जैसे इन्होंने बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है बॉक्सिंग में कि इंडोर भी खेला जाता है, आउटडोर भी खेला जाता है, तो किस तरह के इसमें लेवल्स होते हैं, किस तरह के स्टेजेस हैं, किस तरह की कैटेगरीज हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताएं। हाँ, गेम तो हमारा ये सब इंडोर गेम है, क्योंकि आउटडोर गेम में प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिशन वगैरह हमारा इंडोर गेम होता है। और जैसे कि आपने रिंग देखा होगा बॉक्सिंग में, जो हमारा डायमेंशन होता है वो, अगर हम स्टैंडर्ड उसके रिंग की बात करते हैं 25 बाई 25 सेंटीमीटर का हमारा पूरा वो होता है, और आप अगर वार्म अप एरिया लेते हो तो हमें मतलब प्रॉपर एक रिंग के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए जिसमें आप बच्चे वार्म अप कर सके, आप रिंग के अंदर प्रैक्टिस करवा सके, और आप बाहर भी प्रैक्टिस कर, जो बैग वगैरह होता है, पंचिंग बैग होता है, पैडिंग वगैरह होता है, शैडो बॉक्सिंग होता है, तो रिंग के अलावा हमें बहुत स्पेस चाहिए होता है जिसमें कि हम बच्चों को प्रैक्टिस करा सके। जी, और इसमें कैटेगरीज के बारे में थोड़ा? सर कैटेगरीज आप डिपेंड करता है आपके एज कैटेगरी पर, जैसे सब जूनियर, जूनियर, यूथ। हमारे बॉक्सिंग में सर 4 कैटेगरी होता है, सब जूनियर, जूनियर, यूथ एंड सीनियर, और सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। सब जूनियर की अलग होती है, जूनियर्स की अलग, यूथ की अलग, सीनियर्स की अलग कैटेगरीज होती है हमारी। और जो वेट कैटेगरीज का जो हम देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो उसका क्या मतलब होता है कि वेट कैटेगरी में ही आपको खेलना होता है या उसके अलावा भी आप ओपन कैटेगरी जिसके ऐसा कुछ? नहीं सर, हमें वेट कैटेगरी में खेलना होता है, क्योंकि मान लो मेरा 48 वेट है, तो जो आप मेरा ओपोनेंट होगा वो 48 वेट भी होना चाहिए। मान लो 48 से 51 एक कैटेगरी है, तो 40 वेट से 51 के बीच में ही जो बच्चा या बॉक्सर आता है वो उसी कैटेगरी में खेलेगा। अगर 51 पॉइंट भी अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट कैटेगरी चला जाता है, क्योंकि अगर हम मान लो अगर कोई 48 का बच्चा है, हम 52 और 54 से खिलाए तो उसको इंजरी के चांसेस होते हैं। तो बॉक्सिंग सर बहुत टेक्निकल गेम है, और सबसे पहले कि हमारे एक बॉक्सिंग में है टू सेव द बॉक्सर। जी, सबसे पहले हमें बॉक्सर को इंजरी से बचाना है। हाँ। तो कैटेगरी जो रूल्स बनाए गए हैं कि सेम कैटेगरी में बच्चा खेलेगा, नहीं तो उसको इंजरी के चांसेस रहते हैं। जैसे कि आप इंजरी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इंजरी, yes, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, जैसे कहते हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है कि अगर आप खेलेंगे तो इंजरी आपको होगी। इससे आप किस तरह बच सकते हैं? भैया मैं आपसे भी बाद में जानना चाहूँगा कि इससे बचने के लिए किस तरह से आप प्रिकॉशंस लेते हैं या प्रैक्टिस करते हो या मैच के दौरान? सर इंजरी से बचने सबसे बेस्ट है कि आपको जो भी आपका कोच आपको ट्रेनिंग करा रहा है, एक तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग को करना है। कोई भी ट्रेनिंग अपने आप से नहीं करना है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल क्या होते हैं, बच्चे यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, अच्छा ये पंचेस ऐसे, इसको ऐसे ऐसे, पर बच्चे लोग समझते नहीं है। वो लोग उन लोगों को आजकल बच्चे कहते हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ने की सोचते हैं, पर उस चक्कर में क्या होता है कभी कभी कुछ टेक्निक्स होती है ऐसी होती है, हम लोग को पता है, हम बच्चों सिखाते हैं, लेकिन बच्चा सोचता है हम बहुत जल्दी उसका कर ले, तो उसमें क्या होता है बच्चों को इंजरी आती है। अब इंजरी हो गई, अब इंजरी करने के बाद बच्चों को क्या रेस्ट करना होता है,
पर बच्चा जल्दी से रेस्ट करता नहीं, वो सोचता बस फटाफट 2-3 रिकवरी हो जाए, हम दोबारा रिंग में आ जाए। तो क्या होता है, हमारी इंजरी कम होने बदले और बढ़ जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को प्रॉपर टेक्निक दें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं कि बेटा आप ये ट्रेनिंग करने से आपको ये अगर आपको गलत करते हो तो इंजरी हो सकती है। तो उससे हम बच्चों को सर सिखाते हैं उसके ट्रेनिंग के साथ साथ ना। जी अदिति, आप अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, जैसे कि आपने बताया आप 12th क्लास में पढ़ती हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि इस समय शायद दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके करियर वाइज अगर देखा जाए तो? सर पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर कोई बोलता है कि अगर आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन उस पर साथ साथ आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। तो जैसे मैं कैंप में गई थी इस बार, तो मेरा पूरा जून का महीना जो था वो हल्द्वानी में बीता। वहाँ पे मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले पाई थी अपनी। तो उस टाइम क्या होता था कि हम सुबह ट्रेनिंग करके आते थे, उसके बाद हम रेस्ट करने का टाइम होता था। उस टाइम जब रेस्ट करते थे, अब ये होता था कि बाकी लड़कियां रेस्ट करिए, उनका कुछ लड़कियां थी जो मुझसे जिनका 12th हो चुका था, तो वो प्रॉपर रेस्ट करी थी, उनको देख के मन करता था कि हाँ मैं भी। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि हम कितना, हमारी लिमिट्स हैं, हम कितना कर सकते हैं कितना नहीं। तो एक लिमिटेड टाइम में हम रेस्ट लेते थे, मैं रेस्ट लेती थी, फिर उसके बाद पढ़ाई का ड्यूरेशन वो तो करनी है, क्योंकि एक टाइम टेबल था कि अगर नहीं करी तो छूट जाएगा वो सिलेबस पूरा, क्योंकि 12th है, 12th फिर बार बार तो होती नहीं है। तो इसीलिए वो मैनेज करना पड़ता ही है। मैनेज करना पड़ता है। एक मिनिमम एजुकेशन जो एक किसी भी आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं वहाँ ज़रूरी होती है। इसमें एक डाइट न्यूट्रिशन एजुकेशन से रिलेटेड एक जो सब्जेक्ट है, एस्पेक्ट है गेम का, कि आपकी डाइट न्यूट्रिशन पे आपको किस तरीके से ध्यान देना है एज अ बॉक्सर? अब हमारी जो प्रैक्टिस होती है उसमें जैसे आपने बोला डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि हम जितना ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर हमें वो डाइट नहीं मिलता है तो उससे भी इंजरी के चांसेस होते हैं, जैसे आपने इंजरी बताया। क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है कि हम पूरे दिन अगर 2 टाइम 3 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें डाइट क्या कहते हैं, रिकवरी करती है। जो हम खाते हैं उससे हमें रिकवरी होती है। अगर हम वो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जो हम नेक्स्ट सेशन है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे ट्रेनिंग तो क्या होगा, इंजरी के चांसेस रहता है। तो जब भी बच्चा प्रैक्टिस करता है, कोच का काम होता है कि आप बच्चों को उसके साथ साथ उनकी डाइट के बारे में बताएं कि बेटा आपको कल क्या खाना है, या फिर आपको दिन में क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। तो वो भी कोच, अगर एक अच्छा कोच होगा तो बच्चे को उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से उसको डाइट भी बताएगा जी। और न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे कहते हैं कि प्रोटीन एक मसल बॉडी गेम है, हाँ, आर्म स्ट्रेंथ एक ज़्यादा जरूरी होती है, लेकिन साथ ही साथ आपका फुट मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई खास तरह की ट्रेनिंग आप ध्यान में रखती हैं बच्चों के लिए? नहीं, ट्रेनिंग देखो, जैसे मैं अपने अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे सारे होते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, आप सब बच्चों की ट्रेनिंग जो उनकी टेक्निक होती है वो अलग अलग, सीनियर्स बच्चे के अलग होते हैं, जूनियर्स के अलग होते हैं। तो मुझे हिसाब से अपने जो हमारा शेड्यूल होता है, टाइम शेड्यूल होता है, मुझे उनके हिसाब से अलग अलग बनाना पड़ता है। अब क्या होता है, हमारे पास 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में सब बच्चों को अलग अलग कराना भी मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक बच्चे अलग हो गए, थोड़े से ऊपर हम लोग अलग लगे, फिर जो सीनियर एडवांस बच्चे हो उनके अलग हो गए। तो हम उस तरीके से उनका एक शेड्यूल चलाते हैं, अलग अलग स्टेशन वाइज चलाते हैं। उस हिसाब से उनको प्रैक्टिस कराते हैं, उस हिसाब से हम उनको डाइट बताते हैं कि भाई अगर आपको ज़्यादा आपने ट्रेनिंग कर ली तो आपको क्या खाना है शाम को डाइट में, या जो आपके जो बेसिक बच्चे उन्हें क्या खाना है, जो आपके अपने मिडिल वाले बच्चे लिए आप उनकी ट्रेनिंग क्या, उस हिसाब से आपको क्या लेना है। तो हम उस हिसाब से सर उनके प्लानिंग के हिसाब से उनको डाइट बताते हैं जी। और शेड्यूल की आपने बात करी कि बच्चों का एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो किस उम्र के बच्चों को आप ध्यान रखती हैं कि इस उम्र में बॉक्सिंग आप खेल सकते हैं और उसके बाद अपना उसके करियर या प्रैक्टिस करके उसमें आप अच्छा एक प्लेयर बन सकते हैं? जो सर हम जो ट्रेनिंग में जो मैं अपने अकेडमी बच्चे में 6 साल से बच्चे ले लेती हूँ, 6 साल 7 साल के बच्चे में अपने बच्चों में उनकी एंट्री करती हूँ। पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमें ध्यान, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनके खास कर जैसे मान लो हमारे सीनियर बच्चे हैं, उनको मान लो मैं आज इंड्योरेंस ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो मान लो उनका 45 मिनट्स रनिंग है या फिर भी स्पीड वर्क करवा रही हूँ, तो मुझे वो जो स्पीड वर्क है, जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग है, मुझे उन बच्चों को बिल्कुल कम कराना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे वो इतना नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि हम छोटे बच्चों को ज़्यादा ओवरलोड दे देंगे तो उनका हाइट का आगे बढ़ने का वो रहता है। तो हम बच्चों एज अ रिक्रेशन उसकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट ना हो। हाँ, उनका रिक्रेशन टाइम पर हम खिलाते हैं, चलो बेटा आप आज फुटबॉल खेल लो, आप क्या बोलते हैं रग्बी खेल लो। तो उसमें क्या होता है, रनिंग प्लस उनकी एक्टिविटी है, रनिंग स्ट्रेंथ एंड स्पीड प्लस इंड्योरेंस, वो डेवलप करते हैं रिक्रेशन गेम के तहत। और उसी में हम सीनियर बच्चों को अपना जो हमने टाइम हमने सेट किया है, जो शेड्यूल बना है, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंसेस होती है सर जी। अदिति, जैसे कि आप ये मैम बात कर रही हैं स्ट्रेंथ की, स्टेमिना की, स्पीड की, एक्यूरेसी की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसको डेवलप करने के लिए आप किस किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं और क्या शेड्यूल फॉलो करती हैं?
सर मेरे अंदर तो पहले मतलब स्टैमिना इतना नहीं था। फिर जब मैंने मैम का क्लब ज्वाइन करा, मैम के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा, तब मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट करी। पापा के साथ मैं रनिंग करने जाती थी। तो मैम ने बोला था मुझे कि अगर तुझे ये बॉक्सिंग खेलनी है तो तुझे स्टैमिना तो एंड्योरेंस तो होनी ही चाहिए, तो मस्ट है। 3 मिनट अगर तुम्हें रिंग में खेलना है, रिंग में 3 मिनट के 3 राउंड खेलने, तो एक स्टैमिना जितना तुम्हारे अंदर है उससे कुछ % ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए रनिंग, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम क्लब में करते हैं, साथ में वार्म अप्स वगैरह होते हैं। और बच्चों के साथ जैसे क्लब में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको देख के और ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है कि वो लोग कर रहे हैं तो हम भी उससे थोड़ा और ज़्यादा करें। एक कंपटीशन की जो फीलिंग आ जाती है ना, फिर उससे हम बेटर होते जाते हैं। जी, पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, पीयर ग्रुप एक जो होता है, जब वो साथ में काम करता है तो एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट बन जाता है। जी मैम, जैसे कि इन्होंने बात करी कि ट्रेनिंग में जैसे हम करते हैं कि राउंड्स हैं जो एक हमारा गेम जिसमें खेला जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में कितने राउंड्स होते हैं, कितने मिनट के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सेम कैटेगरी वाइज, मतलब कि एज ग्रुप वाइज होती है। अगर हम सब जूनियर की बात करते हैं तो 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं और 1 मिनट का रेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं यूथ और सीनियर के, तो वहाँ पे 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और 1-1 मिनट का रेस्ट होता है हमारा। 3 मिनट्स राउंड, 1 मिनट रेस्ट, अगेन 3 मिनट्स राउंड, 1 मिनट का रेस्ट, लास्ट 3 मिनट्स राउंड। जी, तो एज के हिसाब से उनके हमारे राउंड्स होते हैं बच्चों के। और पॉइंट सिस्टम किस तरीके से? पॉइंट सिस्टम सर, जो हमारा पॉइंट सिस्टम होता है 10-9 होता है जी। अगर जो जीता है उसको 10 देना है और आपको मिनिमम 8, 9 और फिर 10 तो है हमारा। ये हमारे पॉइंट सिस्टम होते हैं। तो इसका पैरामीटर किस तरीके से, एज अ कोच आप, एज अ ऑफिशियल भी आपने काम किया है, तो आप एज अ जब जज होती है किसी भी स्पोर्ट में, और ये एक 3-4 जज इसमें बैठते हैं, यूनानिमस 5 जजेस होते हैं, यूनानिमस डिसीजन फॉलो किया जाता है, उसमें आप किस तरीके से अपोनेंट या किसी को विनर घोषित करती हैं? जो सर हमारा जो टारगेट होता है मारने का, यहाँ से स्टार्ट होता है टारगेट, यहाँ से लेके हम एयर के पीछे से लिया के पूरा पेट से यहाँ पे नेवल पॉइंट तक। अगर नेवल पॉइंट से नीचे मारते हैं तो फाउल होता है, ठीक है। आपको इस यहाँ से आप कहीं भी मारेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, हमारा नक्कल होता है। आपको नकल पोजीशन से ये मारना होता है। अगर आपने ये मारा, ये फाउल पंच है, आपने ये मारा, ये फाउल पंच है, ये मारा फाउल पंच, ओनली आपको ये पंच मारना है। तो जब हम जज में बैठते हैं तो हम देखते हैं, कभी क्या होता है, दो बॉक्सर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर्स होते हैं। अब आपको लगता रहा है कि ये मारे, ये भी मारे, तो वहाँ पे एक जज का काम, बहुत ध्यान वाला काम होता है कि आपको देखना है कि कौन मैक्सिमम पंच मारे और कौन टारगेट से मार रहा है। ये लगा पंच और कितने हिट से मारा है, आपने मारा, ये भी मारा, इसने भी मारा, मुझे भी, हम दोनों ने पंच मारा, पर कौन कितने पावर से पंच मार रहा है और कौन नकल पोजीशन से मारा है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों बहुत अच्छे बॉक्सर है, लेकिन आपका टारगेट एरिया में किसका ज्यादा पावर फोर्स से लग रहा है, आपने उसको पॉइंट देना है। क्योंकि इसने मारा, पंच तो मारा है पर लगा नहीं, आपको लग नहीं रहा वो पंच मार रहा है, लेकिन जो होता है, हाँ पंच लगा और ये तो वो पंच, और उसमें हम काउंटिंग भी स्टार्ट करते हैं। अगर रेफरी को लगता है कि ये मारा और ये, तो स्टार्ट काउंटिंग। और जो हम काउंटिंग देते हैं एक तरह से उस बॉक्सर को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि एक बॉक्सर ने मारा, उसने मुझे मारा, हिट पंच लग गया, अब रेफरी को लग गया पंच लगाया, तो रेफरी कहेगा स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 8 काउंट। 8 काउंट का मतलब है हम उस बॉक्सर को रेस्ट दे रहे हैं दोबारा फाइट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो बॉक्सर होता है रिकवरी करता है अपना और दोबारा फिर बॉक्स के लिए तैयार होता है। तो इसमें रेफरी और जो जजेस हैं उनका दोनों का रोल अलग है? ये सर, रेफरी जो ऊपर खिला रहा है जी, जज तो जजमेंट कर रहा है, जज कर रहा है कि अच्छा कौन बॉक्सर जीता है। रेफरी दोनों खिला रहा है भाई, रूल्स के मतलब कि फाउल पंच ना मारे, अगर उसको जोर से पंच लगा है तो रेफरी काम है कि उसको काउंटिंग स्टार्ट करे, उसको रेस्ट दे, उसको इंजरी ना लगे, है ना, ये काम रेफरी का है। पर जज का काम है कौन जीत रहा है, हार और जीत का फैसला, हार और जीत का जज फैसला करेगा। अदिति, आप जैसे अब नेशनल प्लेयर बन चुकी हैं, तो आगे किस तरीके से आप स्पोर्ट को देख रही हैं और आपके क्या आइडल्स हैं इस स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट से हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं। सर मैं फर्स्ट टाइम नेशनल में खेलने गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस वगैरह को देखा। हमारी जो उत्तराखंड की टीम है इससे पहले कभी फाइनल पे पहुंची नहीं थी, पर इस बार पहली बार इतने 5 सालों में, ये 6 यूथ था गर्ल्स का, इतने सालों में पहली बार हुआ है कि 4 लड़कियां हमारी नेशनल में फाइनल में पहुंची है, जिसमें से 3 का गोल्ड, 1 का सिल्वर आया है। तो मतलब वो लड़कियां भी बहुत टाइम से, मैं तो अभी स्टार्टिंग ही करी है कुछ ही महीने से, लेकिन वो लड़कियां बहुत टाइम से अपने मतलब इतना हार्ड वर्क करती हैं। मतलब उनसे मैंने यही सीखा कि पेशेंस कैसे होता है, पेशेंस रखना कितना ज़रूरी होता है, अपने काम को हार्ड वर्क करते रहना चाहिए विद पेशेंस। तो वो लोग भी काफ़ी टूर्नामेंट उन्होंने खेले, लेकिन उनको कभी इतना रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं वो चीज़। तो इस बार उनको रिजल्ट मिला, तो मैंने उनसे वही सीखा कि मतलब कंटिन्यूटी जो होती है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है और पेशेंस इंसान के अंदर होना ही चाहिए। अगर किसी भी स्पोर्ट्स को खेल रहे हो, अगर
अगर कहीं पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हम उस चीज़ को छोड़ दें। हमें वहाँ से और ज़्यादा अपने आप को बूस्ट अप करना चाहिए। वहाँ पे अगेन वही आ जाता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है ना कर रही है। अगर मतलब मेरी फैमिली मुझे बोल देती है अब तू हार गई है छोड़ दे बॉक्सिंग, तो ऐसा नहीं होता। फिर वहीं पे पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है, अपने कोच का भी रोल आ जाता है, वही होता है। तो आपका आइडल कौन है? आप किसी को मानती है अपना आइडल या अभी? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे कोच। और गेम से रिलेटेड? गेम्स में मेरी कोच ही है, मैम ही है। मैम ने ही मुझे अंदर डाला है बॉक्सिंग के। जी, तो दुर्गा थापा मैम आप इनकी एक मेंटोर बन चुकी हैं, अब इनको डेवलप कर रही है। ऐसी मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है इस गेम में खास करके, क्योंकि एक कॉम्बैट गेम है, बहुत हार्ड गेम जिसे कहते हैं, एंड्योरेंस का गेम है, पावर का गेम है, स्ट्रेंथ का गेम है, तो किस तरह की मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है खास करके जो नया टैलेंट आ रहा है? सर एक बॉक्सर्स के लिए कोच का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अदिति ने बताया कि ये बास्केटबॉल खेलती थी, मैंने जिसको देखा एथलेटिक्स इंटर हाउस करते हुए देखा, जबकि काफ़ी साल से मेरे स्कूल में मैं भी हूँ, मेरे कभी ध्यान नहीं गया इसका। फिर जब इस बार हमारे यहाँ इंटर हाउस हुआ तो मैंने इसको देखा, इसको खेलते हुए। मेरे कहा इसका वेट ज़्यादा था, मैं कहा वेट होकर ये लड़की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, एथलेटिक्स ऐसे इवेंट जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि जो बहुत फिट लड़की है वो भाग सकता है बोल के। जब मैंने इसको देखा कि हर गेम में इतनी अच्छी, बास्केटबॉल में इतनी अच्छी, एथलेटिक्स में इतनी अच्छी, बॉक्सिंग हुआ, मैं क्या ट्राई करती हूँ। मैं गई 12th क्लास के अंदर, ये साइंस स्टूडेंट है, तो मैंने इनको इनवाइट किया कि बॉक्सिंग करो। उसने कहा, सबने मना कि नहीं मैम बॉक्सिंग नहीं। मैं कहा तुम आओ तो सही, मैं कोच हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मैंने कभी नहीं खेला है। मैं कहा नहीं खेला है, आप आओ, मैं आपको बताती हूँ खेलना कैसे है। फिर मैंने दिखाया, लेकिन मुझे लड़की से ना उम्मीद थी। जब मैं डिस्ट्रिक्ट भी खेली मुझे लगा चलो पार्टिसिपेट करवा ले, खेल लेते हैं। फिर जब मैंने देखा नहीं कुछ तो है इस लड़की के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट खेलने गई, वहाँ इसने जो बताया ऐसे मेरी ओपोनेंट बहुत लड़की लंबी थी और मुझे उम्मीद थी कि गोल्ड लेके आएगी, तो अपने स्कूल से ले गई थी, आर्मी स्कूल से, तो मैं बैठी हुई देख रही। लेकिन जब मैं देखी इसकी बाउट, क्योंकि जो लड़की सामने वाली ओपोनेंट थी वो खेलने वाली लड़की थी, प्रैक्टिस वाली क्लब वाली लड़की थी, पर इसने उसको मारा, उसको मार के जीते गोल्ड आए। मैं कहा कुछ है। फिर मैंने इसको दोबारा लेके आई, मैं कहा आओ तुम दोबारा खेलने के लिए। फिर मैंने इसके पापा से बात करी, बोला कि नहीं साइंस वाली स्टूडेंट है, पढ़ना है। मैं कहा ठीक है पढ़ाई जरूरी है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन जो टैलेंट बच्ची के अंदर है आप उसको तो करने दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है लड़की बहुत आगे जाएगी। तो पापा ने सपोर्ट किया, ऐसी बातें पेरेंट्स सपोर्ट किया, लेके आए इसको। स्टेट गई, स्टेट में भी जिसकी ओपोनेंट वो भी बहुत लंबी थी और क्योंकि इसकी हाइट कम है, पर मुझे लगा पता नहीं स्टेट में खेल पाएगी, लेकिन जब स्टेट खेली इतना अच्छा खेली। फिर मैंने कहा कुछ तो है इस लड़की के अंदर बात ना, मतलब ये होता है कि नया एक पुराना दोनों में खेलने में अंतर होता है सर जी। पुराना जितना भी पुराना होता है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं उसको मार दूंगी नया, और नया वाला क्या होता है पुराना है थोड़ा सा डर के रहता है, लेकिन जो पुराने बॉक्सर्स उसको कॉन्फिडेंस होता है कि नई लड़की है मैं इसको मार दूंगी। पर जब ये खेली मतलब लगा नहीं कि उसने वो जो लड़की इतने हाँ ट्रेनिंग में थी उसको जब उसने उसको मार के गोल्ड मेडल लेके आए, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा है अगर आपको इतना गट्स है ना सर, तो टेक्निक वेक्निक सब साइड, क्योंकि मारना बहुत बड़ी बात होती है, मारना और मार खाना। अगर हम कहते हैं वो गट्स है ना तो आप आराम से विन हो सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे देश में जीती जागती मैरी कॉम है, जो 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, और आप तो उनके साथ खेली भी है। तो आप लोगों ने जब वर्ल्ड चैंपियंस को देखा है और उभरते हुए खिलाड़ियों को देखा है, बाकी प्लेयर्स को देखा, क्या फ़र्क नज़र आता है किसी एक वर्ल्ड चैंपियन में और किसी एक खिलाड़ी में जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है? सर वही पैक्टिस, जैसे बोला हार्ड वर्क। अगर आप जैसे आदित्य ने बहुत अच्छा बोला कि अगर आप एक बार हार जाते हो और अपना गेम छोड़ देते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन हारने के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो एक कहलाता है खिलाड़ी। तो सेम मेरी कॉम जैसे हम लोग साथ में थे, हम प्रैक्टिस करते थे, हम लोग खेलते गए, मैरी आगे निकल गई, हम ये सोच के बाहर पीछे आ गए कि कोच नहीं है हमारे पास। तो मुझे लगा मैं जब टीम में रहती थी, इंडिया टीम में, वहाँ प्रैक्टिस होती है, लेकिन जब मैं वापस अपने देहरादून वापस आती उत्तराखंड, तो यहाँ पे कोच प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, ऑल बॉयज़ थे, लड़कियाँ नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर मैं कोच बन के आऊँगी तो मैं लड़कियों को आगे लेके आऊँगी, मैं बच्चों को आगे निकाल के आऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं अपना गेम छोड़ के अब मैं अपने बच्चे बनाऊँगी आगे, उत्तराखंड के बच्चे बनाऊँगी और गर्ल्स को आगे लेके आऊँगी। फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में बॉक्सिंग कोच, फर्स्ट लेडी बॉक्सिंग कोच जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज में गई। उस साल उत्तराखंड जब नेशनल हुआ था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स कॉलेज यानी स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड फर्स्ट टाइम चैंपियन बना था बॉक्सिंग में। उस साल मुझे बेस्ट कोच का अवार्ड ही मिला था निशंक सर से, हमारे खेल मंत्री उस समय। तो मुझे उसमें बेस्ट कोच का अवार्ड ही मिला गया। उसके बाद फिर मेरा जो कैरियर था कोचिंग का वो स्टार्ट हो गया, और आज मेरे बच्चे एशिया में गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, हर जगह पे मेडल है और इंडिया टीम में। बिल्कुल, जहाँ आपने बात करी कि महिलाओं की भागीदारी जो रही है बॉक्सिंग में, और जो इस समय टाइम इंडिया का चल रहा है, भारत का चल रहा है, खास करके बॉक्सिंग में, निखत जरीन, लवलीना, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे निकल के आ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में। तो ये चेंज आपने देखा है, किस तरह का चेंज आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसीज़ में या गवर्नमेंट के सपोर्ट में, किस तरह बारे में थोड़ा बताएं। सर एक अभी आपने सुना होगा खेलो इंडिया जी,
अभी जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो खेलो इंडिया स्कीम जो चलाई है, मुझे लगता है इस जो स्कीम से इससे हमारे जो बच्चे हैं, मतलब कि जो गांव में बच्चे हैं वो निकल के आगे आ रहे हैं। पहले था कि मान लो देहरादून है, एक सिटी है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है तो बच्चों को नॉलेज, लेकिन जो गांव में बच्चे हैं, अगर आप गांव की बात करते हैं तो हमारे वहाँ पे बच्चे को नहीं पता कि बाहर कैसे आना है। अभी हमारे उत्तराखंड में देखो इतनी स्कीम स्टार्ट हो गई है, खेलो इंडिया स्कीम स्टार्ट हो गई है, खेल महाकुंभ स्टार्ट हो गई है, अभी एक नई आपने उन्नत योजना, उन्नत खेल योजना, जो कि बहुत अच्छी पहल है। इसमें क्या है कि जो बिल्कुल जो इंटीरियर गांव में जो बच्चे हैं ना, वो निकल के सर बाहर आ रहे हैं, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चे को, तो जो हमारे टाइम पे नहीं था सर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है। फिर जो बच्चा यहाँ से निकल रहा है वो खेलो इंडिया जा रहा है। खेलो इंडिया में देखो, अगर बच्चा खेलो इंडिया में अगर गोल्ड मेडल लेके आ रहा है तो पूरा वो गवर्नमेंट उसको एक खेलो इंडिया जो स्कीम निकाली गई है, हर एक मतलब हमारे इंडिया के अंदर हर एक जगह सेंटर मिला हुआ है, वहाँ जाके बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट उसकी जो खर्चा है, उसकी किट वगैरह है, उसकी डाइट्स हो गया, उसके टूर्नामेंट्स हो गए, इवन जब तक वो खेल रहा रिजल्ट दे रहा है, बच्चा इंडिया टीम में बेस्ट कोच, जो इंडिया के माने में बेस्ट कोच, फॉरेनर कोच, उनके बीच में वो ट्रेनिंग करता है। एक बच्चे के लिए क्या चाहिए इससे ज़्यादा सपोर्ट और कुछ नहीं क्या चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। अदिति, जो बॉक्सिंग की किट होती है इसमें कौन कौन से सामान होते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सर बॉक्सिंग की किट में हमारे ऊपर अपर मतलब रिंग शूज़ होते हैं, रिंग शूज़ के लिए अलग सॉक्स होते हैं, जिसमें वो सॉक्स विजिबल होने चाहिए, आपके रिंग शूज़ से बड़े होते हैं वो सॉक्स, और शॉर्ट्स होते हैं, ब्लू और रेड कॉर्नर होते हैं, तो ब्लू और रेड किट होती है हमारे पास, और हेड गार्ड होता है, बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं, अंदर बैंडेजेस होते हैं, बाकी बस यही होता है। और जो उसमें प्रैक्टिस करते हैं सैंड बैग में, जो हमारी प्रैक्टिस पंचिंग बैग में, तो उसके बारे में हमें बताया कि उसकी प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर समय आपके सामने अपोनेंट प्लेयर नहीं हो सकता, ये एक इंडिविजुअल गेम है। सर कि पावर को, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हम बैग मारते हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा पंचिंग बैग, जैसे आपने सैंड बैग वाला, अब तो सैंड चेंज हो गया है, पर वो हैवी होता है, तो उसमें आप कितनी देर तक टाइमिंग के साथ आप उसको पंचिंग करते हो, तो उससे क्या क्या हाथ की स्ट्रेंथ के लिए, फोर्स के लिए और हिट, पावरफुल हिट के लिए, उसके लिए हम उस पंचिंग बैग को कराते हैं बच्चों को। इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस भी होती होंगी, क्योंकि हाथ की एक आर्म पावर का गेम है, तो आर्म पावर बढ़ाने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे कि आर्म पावर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ और आए? सर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होते हैं, जैसे आप डंबल्स वगैरह से प्रैक्टिस कर लो, और आप मेडिसिन बॉल से थ्रो करते हैं, तो मेडिसिन बॉल जैसे हैवी होता है 1 kg का 2 kg का, डिपेंड ऑन आपके जो मतलब कि कैटेगरीज वाइज ना, कि हैवी वेट है, मान लो हैवी वेट है तो उसको बड़े डंबल से करा दिए, 2 नंबर 3 नंबर से, मेडिसिन बॉल्स हो गया, अलग डिप्स हो गया, आपके पुशअप्स हो गए, तो जो कि आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, क्योंकि अगर आपके हाथ मजबूत है भी आप बैक को कर सकते हो, बैक को मजबूत कर सकते हैं। और उत्तराखंड में खासकर आपने बात करी कि रिमोट एरियाज में जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं वो फ्रूटफुल है, वो काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है, तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको क्या नज़र आती है हमारे संभावनाएं, किस तरह के प्लेयर्स हमारे पास हैं, किस तरह का कोटा हमारे पास है, और किस तरह की हमारे पास स्ट्रेंथ, जो एक नेचुरल स्टेमिना हमारे एक USP हमारी एक स्ट्रेंथ है कि हमारे अंदर एक नेचुरल स्टेमिना होता है, वो किस तरह इसमें सहायक है? सर हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं ऑफ सीजन में, क्या बोलते हैं, हिल ट्रेनिंग जी। तो हमारा तो उत्तराखंड तो नेचुरल एक हिल से है ना, तो जो हमारे जो गांव में जो जैसे पहाड़ में जाओ, वहाँ पे जितनी आप हाइट में जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन हमारे तो नेचुरल बच्चे जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो अप डाउन इतनी दूर दूर स्कूल जाते हैं आते हैं, और जब हमें जो नई स्कीम चलाई है हमने उन्नत योजना, हम लोगों ने गांव में जाके उन जो नए बच्चे हैं उनको हम खुद में जाके, हमारी जो ड्यूटी लगी है, तो हमने गाँव जाके जौनसार वगैरह जाके, आप नाम भी नहीं पता है, ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ से हमने बच्चों को निकाल के हम लोग उन्नत योजना के तहत हम बच्चों को लेके आए, तो वो बच्चे तो ऑटोमेटिकली वो इंडोरेंस उनके अंदर है, स्टैमिना उनके अंदर है, स्ट्रेंथ उनके अंदर है, हमें खाली क्या करना है, उनको थोड़ा सा उभारना है, उनको लेके आना है, उनको ट्रेनिंग देना है। अगर थोड़े से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाए ना, वो बच्चे सच में बहुत अच्छे निकल सकते हैं, बहुत अच्छे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में और हमसे इतनी ढेर सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये है कि एक स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स ही नहीं खेला जाए, बल्कि वो एक एज अ लाइफ स्टाइल, वो एक एक्टिविटी, एज अ करियर भी आप उसे देख सकते हैं बाद में, अगर आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर आपका बहुत। जी, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।